अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू क्लासेस सीकर में आपका इस्तकबाल है। और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आप लोगों को मालूम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 2 क्लास अभी हमने ली है, आज ये तीसरी क्लास है। और जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पढ़ने के शौकीन हैं और जो तैयारी करने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी उर्दू के लिए अगर जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। इंशाअल्लाह रोज़ाना हम एक वीडियो, एक क्लास फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए हम इंशाअल्लाह यूट्यूब पर ज़रूर अपलोड करेंगे। आप लोग अगर जुड़ते हैं, आप लोगों का प्यार, अगर आप लोगों की मोहब्बत अगर बनी रहती है, तो इंशाअल्लाह ये हम कंटिन्यू रखेंगे, इसको हम जारी रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके भी कुछ बोला करें, हौसला अफ़ज़ाई किया करें, ताकि हमें भी एक एनर्जी मिले। तो आइए हम अब पिछली क्लास में हमने लम्हे, जो कि बलवंत सिंह का लिखा हुआ एक अफ़साना है, मुख्तसर अफ़साना है, वो हमने पढ़ा था। आज हम एक मुख्तसर अफ़साना है सुकून की नींद, जो कि इक़बाल मजीद का लिखा हुआ है, इनको पढ़ेंगे हम। अब अफ़साने को पढ़ने से पहले इक़बाल मजीद की कुछ ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सा उनकी अदबी ख़िदमात और उनकी ज़िंदगी के सिलसिले में कुछ हम पढ़ेंगे। तो ये जो हैं इक़बाल मजीद उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर में पैदा हुए। एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फ़ारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। मुलाज़िमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। मालवा की पुरफ़ज़ा सरज़मीन में भोपाल उनकी मुलाज़िमत का आखिरी पड़ाव था। मुलाज़िमत आप लोग समझते होंगे, नौकरी। नौकरी के लिए इन्होंने कई जगह चेंज की और कई शहरों में इनको रहना पड़ा। फिर भोपाल, मालवा की पुरफ़ज़ा सरज़मीन, भोपाल उनकी मुलाज़िमत का आखिरी पड़ाव था, जहाँ वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए। बिलाखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत में भी इख्तियार कर ली, यानी यहाँ हमेशा के लिए ये बस गए। उसके बाद में इक़बाल मजीद ओहद जदीद के एक नामवर अफ़साना निगार हैं, यानी नए दौर के एक मशहूर अफ़साना निगार हैं। इन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं। नावल कौन से हैं? एक तो नमक और एक किसी दिन। एक नमक है और एक किसी दिन है, ये दोनों इक़बाल मजीद के नावल हैं। दो भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर, इनके अफ़सानवी मजमूए हैं। ये क्या है? अफ़सानवी मजमूए। दो भीगे लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर। इक़बाल मजीद का ताल्लुक़ उस नस्ल से है जो 1955 से 60 के बाद परवान चढ़ी। इक़बाल मजीद ने नए तर्ज़ के कई अफ़साने भी लिखे, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया। दाखिली और रूहानी यानी अंदरूनी जो उलझने हैं, उनको मौजू बनाया गया। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सुकून की नींद, वो भी कुछ ऐसी ही उलझनों पर एक अफ़साना है। और अफ़सानवी तकनीक में भी इन्होंने बाद अहम तजुर्बे किए हैं, ताहम कहानी में कहानीपन के अंसर को इन्होंने बरकरार रखा। इक़बाल मजीद ने अपने अफ़सानों, ड्रामों और नावलों में सियासी व समाजी शऊर के साथ साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है। नफ्सियाती मतलब साइकोलॉजी नज़रिए से भी इन्होंने लिखा है। जदीद उर्दू अफ़साने की तारीख़ में इक़बाल मजीद का एक नुमाया मकाम है। तो ये इक़बाल मजीद के बारे में हमने कुछ पढ़ा, जो कि मुख्तसर सा एक उनकी ज़िंदगी और अदबी ख़िदमात हमने पढ़ी। अब हम उनका लिखा हुआ ये बेहतरीन अफ़साना जो है वो हम पढ़ते हैं।
मेरे बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था, मैं भी अपना पेट पालने के लिए ये पेशा इख्तियार कर चुका हूँ। ये इकबाल मजीद ने खुद बयान किया है। मेरी एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए, बस इस उम्मीद पर मैं आपको एक दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ नाम लेकर उस खुदा का जिसने ये दुनिया बनाई। उसी खुदा की खुदाई में एक मुल्क था कि नाम था जिसका मुल्क हवा, क्योंकि वहाँ के बासी यानी रहने वाले हवाओं से ही अपनी ज़रूरत पूरी किया करते थे। उस मुल्क हवा का बादशाह जब मरने लगा तो अपने नौजवान बेटे को ये वसीयत की, यानी ये नसीहत की, ये वसीयत की कि अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी न खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि उस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा, आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं। और ये एक ऐसा मजमुआ है जो मुल्क हवा के बाशिंदों के अक्ल व फ़हम से बाहर है, यानी वो नहीं समझ सकेंगे। आग, पानी, मिट्टी और हवा, ये मुल्क हवा के बाशिंदे के अक्ल और फ़हम यानी उनकी समझ से परे है। बादशाह की मौत के बाद नौजवान शहजादे के दिल में इस सुरंग का राज जानने की बेचैनी ऐसी बढ़ी कि ताला खोलकर सुरंग के अंदर कदम रख दिया और पहुंच गया ऐसी दुनिया में जहां दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जी मर रहे थे। एक तो वो जो जी रहे थे और एक वो जो जीते जी मर रहे थे। सबब मालूम करने पर इसे पता चला कि वो इस मुल्क में वही जी सकता था जिसके पास वाफिर मिकदार में पैसा हो, यानी बहुत ज़्यादा पैसा हो, वही इस मुल्क में जी सकता है, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थी। शहजादे ने दुआएं पढ़ी, हवाओं की देवी को आवाज़ दी, देवी आई तो शहजादे ने उस मुल्क की परेशानी का हाल, जनता का अहवाल बयान फरमाया और मन्नत की कि वो इन सब को पैसे से माला माल कर दे ताकि सब आराम और सुकूनत से रह सकें। देवी ने शहजादी की सिफारिश पर ऐसा ही किया। फिर तो दूसरे ही दिन से उस मुल्क के मर्द वज़न, बूढ़े बच्चे जब सोकर उठते थे तो देखते कि उनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। पहले तो इन नोटों को नकली समझा गया, लेकिन जब सरकार ने ये ऐलान किया कि वो सब ही नोट असली हैं, क्योंकि इन नोटों के बदले में सरकार के ख़जाने में इतना सोना भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सौ का मारे खुशी के हार्ट फेल हो गया, यानी हार्ट अटैक आ गया खुशी के मारे। जो पहले से करोड़पति और अरबपति थे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी मजदूर था, जो आंख में लगाने को भी न मिलता था। कारखाने बंद होना शुरू हो गए, क्योंकि पैसा इतना हो गया कि कोई मजदूरी करने के लायक ही नहीं था और कोई मजदूरी करने के लिए राज़ी नहीं था। कारखाने बंद होना शुरू हो गए तो दूसरे मुल्कों ने अपना रद्दी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट यानी जो तकनीकी इंजीनियर थे, कोड़ी के 3 हो गए। बाहर के मुल्कों ने जब तिजारत के नाम पर धांधली शुरू कर दी और 1000 रुपये में एक माचिस बेचना शुरू कर दी तो हुकूमत बौखला गई। लेकिन इस दिन तो हुकूमत के हाथों के तोते ही उड़ गए जब उसे मालूम हुआ कि मुल्क के किसान अपनी दौलत चुपके चुपके दूसरे मुल्कों के बैंकों में जमा करके खिसकते जा रहे हैं और फसल उगाना तौहीन आमीज़ काम समझने लगे हैं। तौहीन आमेज़ काम यानी बेइज्जती वाला काम, फसल उगाना बेइज्जती वाला काम समझने लग गए हैं किसान, और चुपके चुपके दूसरे देशों में अपने पैसे जमा करा रहे हैं, दूसरे देशों की बैंकों में, और यहाँ से फिर भाग भी रहे हैं। ये देखकर हुकूमत ने अपने सारे आला दिमागों को जब यकजा किया, बड़े बड़े सेमिनार किए। सवाल ये था कि मुल्क के 100% लोग एक साथ एक जैसे मालदार हो सकते हैं? क्या सबको मालदार हो जाने दिया जाए? तो जवाब मिला नहीं, यानी सबको इकट्ठा करके सारे आला दिमाग वालों को इकट्ठा करके ये जब मशवरा किया गया कि सब अगर सारे के सारे पैसे वाले हो जाएं तो ऐसा होने दिया जाए, तो जवाब मिला कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
बड़े बहस मुबाहिसे के बाद ये पता चला कि मालदार होने की ये बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं, सवेरे उठकर तकिया हटाते हैं तो रोज़ 2 लाख पाते हैं। यानी सोते हैं, तकिया देखते हैं, तकिए के नीचे 2 लाख रुपए पाते हैं। इस बात पर जब और तहकीक की और खोज की तो पता चला कि देवी ने ये शर्त लगाई थी कि जो सुबह उठेगा उसके तकिए के नीचे ये दौलत निकलेगी। इसकी तस्दीक के लिए हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर कुछ लोगों को एक रात जगाए रखा और सुबह होने पर सोए बगैर उन लोगों ने जब अपने तकिए को हटाया तो वहाँ कुछ भी न था। ये देखकर हुकूमत को काफ़ी तसल्ली हुई कि हाँ, रात को सोते हैं तब ही 2 लाख रुपए मिलते हैं, नहीं सोते हैं तो नहीं मिलते हैं। उसने मुल्क के चोटी के साइंटिस्टों को जमा किया और उनके सामने ये मसला रख दिया और अगर इस मुल्क को तबाही से बचाना है तो मुल्क में दौलत की इस बेहुदा तकसीम को ख़त्म करना होगा। दौलत तो कमाने की चीज़ है जो पड़ी मिल जाए और वो भी एक ही वक्त में सबको मिल जाए, उसे खुदा का अजाब कहा जाएगा या दौलत? तो उसे खुदा का अजाब कहा जाएगा, दौलत नहीं। साइंसदानों ने इस सिलसिले में हुकूमत के ख़याल की तायद की, यानी हुकूमत जो ये मशवरा कर रही थी, ये ख़याल जो हुकूमत ने पेश किया तो साइंसदानों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। तायद की यानी तस्दीक की उनकी बात की तो तय पाया कि कोई ऐसी दवा ईजाद की जाए जो लोगों की रातों की नींद छीन ले। बड़ी अर्क़रेज़ी के बाद बड़ी पहुंचा दिया, जहां हजारों शहरियों को सरकारी कारुंदे जो सरकारी नौकर थे रोज पकड़ कर लाते और उन्हें यह ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता। देखते ही देखते उस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी ने रात को सोना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में कंगाल भी हो गए। ये आबादी रातों को जागती थी और दिन भर अपनी मुफलसी पर आहें भरती थी। साइंसदानों की मदद से जब हुकूमत ने एक खासा बड़ा नादिर मुफलस तबका तैयार कर लिया तो अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश थे और बेहद खुश हुई, यानी हुकूमत खुश हुई। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे, सवेरे 2 लाख रुपए पाते थे। इस ख्याल से वो जब चाहे किसी को भी इंजेक्शन लगाकर उसकी कमाई बंद करवा सकते थे और उसे पैसे पैसे का मोहताज कर सकते थे, उन्हें फिरौन बना दिया। तब ही उन्हें पता चला कि जो इंजेक्शन उन्होंने ईजाद किया था और जिसके सबब मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी रात को नींद खो चुकी थी, उस आबादी के लोगों के खून में इस दवा ने कुछ ऐसे असरात पैदा कर दिए हैं कि अगर वो किसी को काट लें तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाता है। इतनी मतलब भयानक वो दवा थी। किसी को अगर काट लें तो बिना तड़पे ही वो ख़त्म हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उन अमीरों को ये इंकशाफ हुआ, ये डर हुआ कि वो जहरीले लोग खिड़कियों और रोशनदानों के रास्ते ख्वाबगाहों में घुसते हैं। यानी ये ज़ाहिर इंकशाफ हुआ, यानी उनको पता चला, उनको ये ज़ाहिर हुआ, वो खिड़कियों से आते हैं, अंदर घुस जाते हैं और सोते हुए आदमी को काट कर चले जाते हैं। इस इंकशाफ ने रोज़ 2 लाख कमाने वालों की नींद कैसे गायब कर दी और किस तरह वो सारे के सारे अरबपति इस खौफ से परेशान होकर कि रात को कोई नादार उन्हें काट न ले और वो सोते ही रह न जाए, अपने ही हाथों से अपने बाजुओं में शब बेदारी यानी रात को जागने का वो इंजेक्शन जो था लगाने लगे। बहरहाल इस दास्तान का अंजाम ये है कि बरसों बाद जब उस शहजादे का इस मुल्क की जानिब से गुज़र हुआ तो उसने देखा कि इस मुल्क के बासी यानी इस मुल्क में रहने वाले जो थे खुदा से ये दुआ मांग रहे थे कि ऐ खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ छीन ले, सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे।
ये सुकून की नींद मुख्तसर अफसाना इकबाल मजीद का हमने पढ़ा है। इसके कुछ अल्फाज मायने हम देख लेते हैं। दास्तान यानी किस्सा, कहानी, कहानियों का एक तवील सिलसिला। दास्तान गो किस्सा सुनाने वाला वो शख्स जो किस्सा सुनाने का पेशा इख्तियार करे। बासी यानी बाशिंदे। वसीयत सफ़र के लिए रवाना होने से पहले या मरने से पहले अपने पस मानदान या मुतअल्लिकीन को दी जाने वाली हिदायत। आखिरी नसीहत। अजूबा हैरत में डालने वाली चीज़। वाफिर बहुत ज़्यादा। साइंटिस्ट यानी साइंसदान। टेक्नोक्रेट तकनीक का माहिर। तौहीन आमीज़ ज़िल्लत से भरा हुआ। सेमिनार किसी इल्मी, अदबी और मौजू पर ज़ाकिरा या मुबाहिसा, या आप लोग पढ़ लीजिए। तहकीक, तलाश और जस्तजू, हकीकत की छानबीन, तस्दीक, सच होने की तायीद, सबूत और करेज़ी, मेहनत और मशक्क़त, किसी काम को बहुत लगन से अंजाम देना और उसके लिए मेहनत करना। नादार, गरीब, मुफलिस। इंकशाफ होना यानी ज़ाहिर होना, खुलना। ख्वाबगाह सोने का कमरा, शब बेदारी रातों को जागना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।